हिंदी की प्रतिनिधि कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध एवं सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकारा शिवानी जी की लिखी हुई कहानी जोकर। तो शुरू करें कहानी जोकर। उस दिन यदि अकस्मात उस संगीतानुष्ठान में न जाती तो आज शायद ये विचित्र कहानी लिखने के लिए लेखनी ऐसे न छटपटाती। 4 बजे अखबार के दफ्तर से फ़ोन आया था। आज सायंकाल 7 बजे रविंद्रालय में श्रीमती तिलोत्तमा देवी का गायन है। प्रबंधक महोदय का आग्रह है कि आप ही उस अनुष्ठान की कवरिंग करें। न जाने क्या सोचकर मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। कभी इसी नाम की एक स्वामिनी के कंठ ने ही मुझे उसकी मैत्री की डोर में बांधा था, पर आकाशवाणी कलकत्ता की बहुचर्चित कलाकार के विषय में सुना तो यही था कि आमंत्रित किए जाने पर भी वो कहीं नहीं जाती। आज अचानक कैसे आ गईं? उनके कंठ के माधुर्य के अतिरिक्त उनके अद्वितीय सौंदर्य की भी उतनी ही चर्चा हो रही थी। ठीक मेरे पीछे बैठे एक संगीत रसिक अपने मित्र से कह रहे थे, जैसा ही उग्र तेजी कंठ है वैसा ही रूप है और वैसा ही स्वभाव, कहीं आती जाती थोड़े ही हैं। वो तो अपने किसी काम से यहाँ आई थी। जैसे ही हमें पता लगा हमने भी उन्हें ढूंढ ढाड़ कर मना ही लिया, पर उनकी भी 2 शर्तें हमें माननी पड़ी। एक तो केवल 2 राग गाएंगी, भजन या ठुमरी से समापन की कोई फरमाइश नहीं मानेंगी। दूसरी शर्त, समय पर ही अनुष्ठान आरंभ किया जाए, श्रोता जुटें या न जुटें। दोनों शर्तें सुनकर मैं मन ही मन आनंदित ही हुई थी। नहीं तो जब भी लखनऊ में ऐसी शास्त्रीय संगीत सभा का आयोजन किया जाता है तब श्रोताओं के अभाव में अनुष्ठान कभी भी निर्धारित समय पर आरंभ नहीं हो पाता। गाने वालों के नखरों से भी अधिक नखरे इस शहर में सुनने वालों के रहते हैं, और फिर जब विशिष्ट भीड़ जुटती है तब एक एक कर धीर मंथर गति से भीतर आने वालों के चेहरे पर बनावटी गौरवपूर्ण उदात्त गर्व की ऐसी गहरी परत रहती है, और हॉल में समय पर आकर बैठ गए श्रोताओं की ओर ऐसी हेय दृष्टि से दृष्टिपात होता है जैसे वे ना आते तो उस गरिष्ठ संगीत परिवेशना को सराहने वाले होते ही कौन। बीच बीच में अनावश्यक वाह वाह कर कर झूम कर वे कभी स्वयं भी धृष्टता से गुनगुना परिवेश का गांभीर्य ऐसे विनष्ट कर देते हैं कि जी में आता है कंधा पकड़कर उन्हें बाहर ढकेल लिया जाए। पार्श्व में बैठी धड़ल्ले से अंग्रेजी फूंकती उनकी दंभी पत्नियां, विदेशी सुगंध की लपटें छोड़ती बटुए से कागज़ निकालकर चिटों पर अपनी बचकानी फरमाइशें लिख लिख कर बड़े अधिकार से स्टेज पर पहुंचाती हैं। आज ऐसी बेतुकी फरमाइशों को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा सुनकर बड़ी प्रसन्नता ही हुई थी। कभी कभी ये फरमाइशें संगीत के जमे परिवेश को अपने भूकंपी धक्के से हिला हिला कर नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। ये शायद वे फरमाइश करने वालियां नहीं समझती। चिन्मय लाहिड़ी की शिष्या है, अद्भुत अधिकार है कंठ पर, उस पर कंठ भी कैसा, देखना माइक स्वयं दूर खिसका देगी। वही संगीत प्रेमी श्रोता अपने साथी से कह रहे थे कि सहसा पर्दा उठा। उधर उद्घोषक गायिका की सुदीर्घ प्रशस्ति करने लगा था। नटराज की मूर्ति के सम्मुख जलते अगरबत्ती के गुच्छे की सुवासित धूम्र रेखा से क्षण भर को धूमिल पड़ा चेहरा तीव्र जगमगाते विद्युत प्रकाश में उज्ज्वल हो उठा। कैसा विचित्र था वो क्षण। कौन सा राग प्रस्तुत करेंगी, तबले पर कौन संगत कर रहा है, हारमोनियम पर कौन है और सारंगी पर कौन। उद्घोषक का एक भी शब्द मेरे कानों में नहीं पड़ रहा था। मेरी श्रवण शक्ति सहसा चुक गई थी। रविंद्रालय के भारी भरकम पर्दों के साथ साथ अतीत के सिंहद्वार पर वर्षों से लटका वो जरा जीर्ण पर्दा भी अचानक ऐसे उठ जाएगा, मैं क्या जानती थी। प्रौढ़ नत गौरवर्णी वो अहम दीप्त चेहरा यद्यपि कुछ प्रफुल्ल अवश्य हो गया था, तथापि कंधों की सतर उठान, तीखी नासिका पर जगमगाती हीरे की लौंग, कानों में शत सहस्र किरणें विकीर्ण करते हीरे के दक्षिणी कर्णफूल, और फिर बाएं कपोल का वो अपूर्व तिल, जिसे देखकर ही अगरतला के राजा सतीश देव बर्मन ने अपनी इस नवजात पुत्री का नाम जात कर्म चुकने से पहले ही रख दिया था, तिलोत्तमा। उसकी मौसी कहती थी, 5वें वर्ष से हमारी ये तिलोत्तमा बुलबुल सी चहकने लगी थी। इसी से हमने कहा हम तो इसे इसी छोटे से नाम से पुकारेंगे। उन दिनों उसके पिता के राजप्रासाद में प्रत्येक अष्टमी को सीधा लेने एक वैष्णवी आया करती थी।
कपड़े में बंधी कांसे की थाली में भिक्षा पात्र देहरी पर खिसका वो कांख की खंजड़ी निकाल नित्य एक ही गाना गाती थी। आमाए कोले कोर्रो नए नाव गोजननी, अर्थात हे जननी मुझे गोदी में उठाकर ले जाओ। उस एक पंक्ति को कभी कीर्तन के अंदाज में, कभी श्यामा संगीत करुण लहरी में और कभी टप्पे के दुर्दर्श कंपन में बांध वो सुनने वालों को रुला रुला देती थी। प्रौढ़ा हरिदासी। एक दिन वो सीधा भरी थाली अपने फटे अंगोछे में बांध रही थी कि बालिका बुलबुल ने उसके उसी कीर्तन की पंक्ति को अविकल उसी अंदाज में दोहराकर स्वयं उस अनुभवी गायिका को ही स्तब्ध कर दिया था। ओ माँ, इन्हीं जे माँ सरस्वती जन्म निये छेन गो, अर्थात हाय माँ, ये तो स्वयं सरस्वती माँ ने जन्म लिया है जी, कहती हरिदासी उसके नन्हे चरण युगल पकड़कर वहीं लौट गई थी। देखा जाए तो चिन्मय लाहिड़ी से भी बहुत पहले उसकी वास्तविक गुरु थी यही वैष्णवी हरिदासी। वैष्णवी थी, घर घर गाकर भिक्षा मांगने की ही दीक्षा उसके गुरु ने दी थी। इसी से किसी गृहस्थ की देहरी लांग कर भीतर जाने की बात भी वो नहीं सोच सकती थी। राजमहल के प्रशस्त लॉन में छायादार नीम गाछ के तले ही पत्थर की बेंच पर हारमोनियम रखकर वो नन्ही तिलोत्तमा को गाना सिखाने लगी। वो राजा सतीश देव बर्मन की ही इकलौती दुलारी राजकन्या नहीं थी। ननिहाल में भी तीनों मामा निसंतान थे। मौसी बाल विधवा थीं। वो भी बंगाल के सुप्रसिद्ध जोतदारों के परिवार की बड़ी बहू थीं। इसी से तिलोत्तमा को रुई के फाहे में धरकर पाला जाने लगा। लाड़ दुलार का यही गरिष्ठ ग्रास उसके आभिजात्य के नील रक्त वर्ण को और प्रगाढ़ बनाता चला गया। जो चाहती वो ना मिलता तो पैर पटक पटक कर आसमान सिर पर उठा लेती। मनचाहा ओढ़ना पहनना, मनचाही पढ़ाई, अर्थात कभी घर पढ़ाने आई मिशनरी मैम की अकारण ही छुट्टी, कभी असमय मेले जाने की जिद, कभी मौसी की ससुराल जाकर कभी घर न लौटने की धमकी। एक दिन लगातार 7 दिनों तक अपनी गुरुवानी की छुट्टी करने पर मेम भड़क कर राजा साहब को अपनी निर्भीक चेतावनी दे गई थी। देखिए राजा साहब, अनावश्यक लाड़ दुलार से आप अपनी लड़की का भविष्य स्वयं नष्ट कर रहे हैं। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, मुझे तो न पढ़ाने पर भी पूरा वेतन मिल ही रहा है, पर आपकी बिगड़ैल पुत्री को क्या मेरी शिक्षा मिल पा रही है? मैं मानती हूँ उसमें विलक्षण प्रतिभा है, किंतु आप जैसे सुशिक्षित पिता का कर्तव्य है कि आप उस प्रतिभा का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। अपने जलसे उत्सवों में अपने अंग्रेज हाकिमों के सम्मुख इसे बुलाकर आप जो इसकी मिमिक्री से उनका मनोरंजन करते हैं, उसमें क्या इसका हित होगा? मेरी राय माने तो आप इसे किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेज दें। आई वुड सजेस्ट टैगोर्स स्कूल। उस हितैषी प्रस्ताव को राजा देववर्मन भूले नहीं थे और अपने 14वें वर्ष की समाप्ति पर राजराजेश्वर श्रीमान सतीश देववर्मन की राजकन्या पहली बार आश्रम में आई। साथ में थी 3 दासियां, खाने पीने की विभिन्न सामग्रियों से भरी बेंत की बड़ी बड़ी टोकरियां, नए खजूरी गुड़ के संदेश, बमगोले से विराट राजभोग, सूखी तली बागदी चिंगड़ी मछलियों की माला जो दूर से देखने पर एकदम पहाड़ी चंपाकली की दुलड़ी माला सी दिखती थी। 3 बड़े बड़े बकस भरे पटाम्बर परिधान। आश्रम के नियमानुसार तिलोत्तमा की पूरी राजसी फौज तत्काल वापस भेज दी गई थी। केवल उसकी मौसी को 7 दिन तक आश्रम में ताता भवन में रहने की अनुमति दी गई थी। उनकी बुलबुल की आश्रम जीवन के तनिक अभ्यस्त होते ही वो वापस लौट जाएंगी, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया था। उन्हीं 7 दिनों में उस स्नेही महिला ने ताता भवन की अतिथिशाला के उस छोटे से कमरे में हमारे लिए स्वर्ग से नंदन कानन उतार कर रख दिया था। विधवा थीं, इसी से सफ़ेद गरद पहनती थीं, बाल छोटे छोटे कटे थे, कंठ में रहती तुलसी की माला और अधरों पर स्निग्ध मधुर स्मित। वैधव्य का ऐसा पावन तेजोमय दीप्त रूप फिर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। 5 वर्ष में विवाह हुआ और 8वें वर्ष विधवा हो गई। तिलोत्तमा को जन्म दिया था छोटी बहन ने, किंतु वास्तविक माँ थी उनकी यही बड़ी बहन। बुलबुल से नकल सुनना तुम लोग, अद्भुत नकल करती है। पिछली बार लाट साहब इसके बाप की दावत में पीकर थोड़ा बहक गए थे। दूसरे दिन उन्हीं के सामने उनकी ऐसी नकल उतार दी इस मुजली ने कि साहब हंसते हंसते लौट गए। मेम साहब तो सिर हो गई कि इसे गोद लेंगी। फिर बड़ी मुश्किल से इसके बाप ने समझाया, अन्नदाता, ना जाने कितने पत्थर पूछ कर इसकी माँ ने अपनी गोद भरी है, अब मैं किस साहस से उसकी गोद सूनी कर दूं?
भगवान ने तो आपको 3-3 सुंदरी पुत्रियां दी हैं। बोली, सौंदर्य ही तो दिया है राजा साहब, ऐसी प्रतिभा तो नहीं दी। मैं विलायत ले जाकर आपके इस अनकट डायमंड को ऐसे तराश दूंगी कि इसकी चमक आप ही को चौंधिया देगी। बुलबुल, अपनी इन नई सहेलियों को कमला झरिया की नकल जरूर सुनाना, और किसी दिन रवीन ठाकुर को भी सुनाना बेटी। सचमुच ही देवदत्त प्रतिभा थी लड़की में। आंखें बंद कर सुनो तो लगता था कमला झरिया सामने बैठी गा रही हैं रागधानी। देखी ऐसी कमनियाँ, जादू भरी चितवन मन बस कर गई। फिर अंगूरबाला, इंदुबाला और फिर उस विलक्षण कंठ की बाजीगरी उन दिनों के अत्यंत लोकप्रिय रिकॉर्ड को बिना बाजे के बजाकर हमें चौंका देती। ओरे नील जमुनार जल बोल रे, आमाए बोल को थाए घनश्याम। फिर आश्रम में आने के महीने भर बाद ही अनाम प्रेम पत्रों की अस्वाभाविक वृष्टि ने उसे व्याकुल कर दिया था। छी छी, ना जाने क्या क्या लिख देते हैं उर्वशी, मेनका। मैंने मौसी को लिख दिया है, मैं नहीं रहूँगी यहाँ। पर प्रेम पत्र भला किस किशोरी को उल्लसित नहीं करते। मुख से लाख बड़बड़ाए, हृदय का उल्लास उसके चेहरे को उद्भासित कर ही देता था। फिर आश्रम का मोहजाल काटना क्या इतना सहज था? वर्षों से केवल लाड़ दुलार का गरिष्ठ कुपथ्य खाते खाते आश्रम जीवन का पथ्य ही उसे अब अधिक रुचने लगा था। न कमर तक झूल रही सघन क्लेश राशि की जड़ों में तेल मलने को 4-4 दासियां थीं, न हर पदक्षेप के साथ पीछे पीछे दुर्गा दुर्गा कहने वाली लाड़ दुलार भरी मौसी की छाया ही थी। मिमिक्री को आश्रम में प्रश्रय नहीं दिया जाता था। इसी से इधर उधर निर्देश बहती उसकी निरंकुश कंठध्वारा को रविंद्र संगीत के कठोर अनुशासन में बांध दिया गया। जब कोई भी महत्वपूर्ण अतिथि आता तब तिलोत्तमा की ही हाँक पड़ती। उसके रहते वाल्मीकि प्रतिभा में भला कौन सरस्वती बन सकता था, और चित्रांगदा में सुंदरी चित्रांगदा, आमी चित्रांगदा राजेंद्र नंदनी गाती, वो रंगमंच पर आती तो सांसें रुक जाती। एक बार उसी के आग्रह पर आश्रम के हम कुछ छात्र छात्राएं उसके पितृगृह में अतिथि बनकर भी उतरे थे। अनेक बड़ी बड़ी रियासतों का वैभव भी मैंने देखा है। उनके राजसी अटालों के देव दुर्लभ व्यंजनों की ऐसी सुगंध भी सूंघी है जो क्षुधा को केवल घ्राण सुख से ही बुझा देती थी। किंतु ऐसी सुरुचि, ऐसा आतिथ्य न कभी देखा, न शायद कभी देखूंगी। हाथी दांत की मेज, सोने चांदी के कटकी गंगा जमनी काम के सुदर्शन पात्र, दीवारों से नाक लगाकर सूंघने पर कस्तूरी की अद्भुत मधुर सुगंध। तब क्या चूने गारे पलस्तर में कस्तूरी घोल दी गई थी? पहाड़ में तो एक नौलखी पांडे महल की प्रशस्ति सुनी थी, जहाँ चूने गारे में उड़द की पिसी दाल का पलस्तर मिश्रित किया गया था। सबसे दर्शनीय छटा थी उन अद्भुत झाड़ फानूसों की। असली झाड़ फानूसी टनक टनक की मधुर झंकार, जिसे सुनकर वाजिद अली शाह के कलकत्ता मिटिया बुर्ज के झाड़ फानूसों को तोड़ने की बात एकदम समझ में आ गई थी। सुना था एक बार बंदी बने वाजिद अली शाह जब अकेले कमरे में भयावह एकांत में टहलते, साथ लाए झाड़ फानूसों की हवा से झूम रही कांच की खुनखुन से मुग्ध हो गए थे और सोचने लगे थे, जब इनकी टकराहट में ऐसी अद्भुत संगीत सृष्टि हो रही है तब टूटकर कैसी अद्भुत व्यंजना होगी। फिर वही मीठी झनक सुनने उस संगीत प्रेमी सनकी ने एक एक कर सारे बहुमूल्य झाड़ फानूस तोड़कर धरा पर बिखेर दिए थे। कमरे की सज्जा से मेल खाती सज्जा थी खाने की मेज की। रात भर सिरके में भीगी ओस में लटकी रोहू मछली का झोल, बंगाल का सुप्रसिद्ध आत पचाल का भात, पातेर दही का सोंधा सोंधा महकता मृत्तिका पात्र। दही का नाम नहीं, केवल मलाई, उस पर मलाई से भी स्निग्ध बुलबुल के स्नेही माता पिता। रवि वर्मा का बनाया उसके पितामह का विशाल तैलचित्र, लगता था उनकी सुचिक्कन घनी मूछों पर अभी अभी मोम मला गया है। वही बुलबुल जब गर्मी की छुट्टियों के बाद नहीं लौटी और उसकी मौसी ही पहले की फौज के साथ आकर उसका सारा सामान ले गईं, तब हमारे कलेजे पर सैकड़ों सांप लौट गए। क्यों नहीं आएगी बुलबुल? उसने तो हमसे कुछ भी नहीं कहा। कहती कैसे? मौसी ने हंसकर कहा, बात तो अभी लगी बेटी, अब तुम लोग दुग्गा दुग्गा कह यही मनाओ कि हमारी बुलबुल खूब सुखी रहे। बंगाल के सबसे समृद्ध जोतदारों ने स्वयं घुटने टेक कर उसका रिश्ता मांगा है। इसी वैशाख में विवाह होगा। लड़का विलायत से बैरिस्ट्री पास कर अभी आया है। 20 लड़कियां नापसंद कर चुका था। कहता था सौंदर्य और प्रतिभा दोनों ही चाहिए उसे। बड़ी नकचढ़ी ससुराल है बुलबुल की।
3 बेटों में सबसे छोटा है। दोनों पहली वाली बहुएं सांवली आईं। दुर्भाग्य से बेटे भी सांवले थे। इसी से संतान भी जन्मी काली भुजंग। अब के समधी महाशय ने इसी से ठोंक पीट कर हमारी बुलबुल को छांटा है। कहते हैं कुल का रूप संवरेगा। पर आप तो कह रही हैं बेटे सांवले हैं, कहीं इस बार भी कुल बाप पर पड़ा तब? ओ माँ, कथा सुनो मेर, बात सुनो लड़की। किसने कहा ये बेटा सांवला है? एके बारे निमाई गौरचंद्र, अर्थात एकदम निमाई गौरचंद्र है। तीसरे वर्ष आश्रम से परीक्षा देने पर विद्यासागर कॉलेज गई, तब ढूंढ ढांड कर बुलबुल के ससुराल खोज ही ली। कलकत्ते और बेलूर के बीच उसकी ससुराल की जंगी कोठी थी। टेलीफोन पाते ही वो महा उल्लास से मुझे अपनी बड़ी सी ब्यूक गाड़ी में साथ ले गई थी। उसकी ससुराल का जमींदारी प्रासाद उसके मायके के रंग महल से एकदम भिन्न था। बनावट में, सज्जा में भी कहीं अगरतला के उस प्रासाद से इसका कोई साम्य नहीं था। बाहर फव्वारे में लगी वीनस की मूर्ति से लेकर दीवान खाने की सज्जा तक में पाश्चात्य संस्कृति की सुस्पष्ट छाप थी। शिपेनडेल का फर्नीचर, विदेशी लेस के पर्दे, खाने की मेज पर लगे छुरी कांटे, उसके सुदर्शन पति की साहबी वेशभूषा, सब कुछ उसके मायके के परिवेश से भिन्न था। उसका नम्र मिष्टभाषी पति शायद जानबूझकर हम दोनों को अकेली छोड़कर मुंह में पाइप लगाकर मोटी सी पुस्तक खोल हमारी ओर पीठ फेर अपने स्टडी में बैठ गया था। कितनी बातें थी हमारी, और मुझे ठीक 5 बजे अपने जिन अनुशासन प्रिय गुरुवर के साथ आश्रम लौटना था, वो पल भर घड़ी का कांटा इधर उधर होने पर मुझे गोली से उड़ा सकते थे। अपनी सखी से कहना तुम्हें ठीक 5 बजे जोड़ा सांको पहुंचा दे, मैं तुम्हें वहीं से ले लूँगा। तू कुछ मोटी हो गई है ना बुलबुल, मैंने कहा। क्या करूं, खोखा के होने के बाद सास ने इतना खिला दिया। आजकल जगन्नाथपुरी गई हैं, नहीं तो देखती हर आध घंटे में दूध का अधसेरी गिलास लेकर सिर पर खड़ी हो जाती हैं। खोखा कब हुआ? तूने कभी लिखा भी नहीं। लिखती क्या? उसकी आंखें डबडबाईं। बीच के पर्दे से पति की चौड़ी पीठ को एक बार सहमी दृश्य से देखकर उसने फुसफुसा कर कहा, उसके जन्म के बाद ही तो ऐसे हो गए हैं एकदम गुमसुम, नहीं तो तू इतनी दूर से मुझसे मिलने आती और ये ऐसे बैठे रहते। अब तक ना जाने कितने संगीत के जलसों का आयोजन कर डालते और तुझे रोक लेते। फिर पिग स्टिकिंग, शिकार का हाका, ना जाने कहाँ कहाँ घुमा लाते हमें। खोखा के जन्म में एकदम हरा दिया है इन्हें। पुत्र के जन्म से कौन पिता हारता है री? विकलांग पुत्र के जन्म की व्यथा को कौन समझ सकता है बहन? फिर इनको यही लगता है कि दोषी यही हैं। तू तो जानती ही है, अनेक लड़कियों को नापसंद कर इन्होंने मुझे पसंद किया था। कहते थे जीवन में कभी दूसरे दर्जे की वस्तु का चयन नहीं किया है मैंने। पहले दर्जे की यात्रा, पहले दर्जे की शिक्षा, पहले दर्जे का वधू वरण, पर पिता बना तो मेरा यही युदात्त गौरवपूर्ण अहम मुझे हरा गया। शादी के बाद ही सास ससुर के लाड़ दुलार में मैं कुछ मोटी होने लगी थी। जोर जबरदस्ती कर इन्होंने विदेश से कॉर्सेट मंगवाकर उनके अनुशासन में मुझे जकड़ दिया। कभी कभी मैं सांस भी नहीं ले पाती, पर मजाल थी कि साहस कर बंधन ढीला कर दूं। कहते थे अपने सोने की प्रतिमा की सांचे में ढली देह की एक रेखा भी विकृत नहीं होने दूंगा। प्रतिमा की रेखा तो विकृत नहीं हुई, किंतु कब और कैसे प्रतिमा के गर्भस्थ निर्दोष नन्ही प्रतिमा की देह यष्टि टेढ़ी मेढ़ी सूखी डंडी बनकर सिकुड़ गई, हम जान भी नहीं पाए। मैं मूर्ख ये भी नहीं समझ पाई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तीसरे महीने जब रोहू मछली की वो प्राण प्रिय सुगंध जिसके लिए कभी जान देती थी संसार की तीव्रतम दुर्गंध लगने लगी, तभी सास ने पकड़ लिया। उसी दिन इन्होंने घबरा कर मुझे कॉर्सेट के बंधन से मुक्त कर दिया, पर तब तक मेरी सोने की लंका जलकर राख हो गई थी। कलकत्ते के सबसे बड़े अस्पताल में खोखा का जन्म हुआ। कुल के मलिन वर्ण के कलंक को तो बेचारे ने मिटा दिया। एकदम गोरा झकाझक रंग था, पर हाथ और पैर थे अस्वाभाविक रूप से छोटे। लगता था कोहनी से ही हथेलियों को जोड़ दिया गया है और घुटनों से पैरों के पंजे। चेहरा था देवदूत सा, किंतु हंसी थी विकट रूप से विकृत। हे भगवान, सदंती हुआ है रे। मेरी सास जोर जोर से रोने लगी थी। की होबे, अर्थात क्या होगा, अब क्या होगा। 4 दांत लेकर आया है पेट से। ये कैसा दानव जन्मा है डॉक्टरनी जी, ये तो हमारे कुल को ले डूबेगा। गर्भ के दांत तो कुलघाती होते हैं। डॉक्टरनी ने एक प्रकार से कंधे पकड़कर मेरी सास को बाहर ढकेल दिया था। बहू के सामने आप ये सब क्या बक रही हैं?
दांत है तो क्या हो गया, ऐसे दांत थोड़े दिनों में स्वयं ही गिर जाएंगे। दांत तो गिर जाएंगे, पर ये हाथ पैर, ये भी क्या गिरकर लंबे लंबे स्वाभाविक हाथ पैर उग पाएंगे? और फिर इसका पिता, जिसने अपने जीवन में कभी किसी विकलांग विकृत कृति से समझौता नहीं किया, वो क्या इसे स्वीकार कर पाएगा? मैं मन ही मन ये सब सोचती स्वयं निष्प्राण होती चली गई थी। पूरे 2 वर्ष का हो गया है, पर अभागे को कभी बाप ने गोदी में लेकर नहीं दुलराया। तीसरी मंजिल में सबसे एकांत कमरे में बेचारा बंद रहता है। मेम नर्स है, कोई भी ऐसा खिलौना नहीं है जो उसके लिए नहीं मंगवाया गया हो। मेरी ननिहाल से, उसकी ननिहाल से ना जाने कितने उपहारों का स्तूपाकार गट्ठर वैसा ही कोने में धरा है। कैसे कैसे रेशमी लपादे हैं, साटनी चोगे, पर पहनेगा कौन? क्यों, क्या चल नहीं पाता? क्यों नहीं चलता? सारे कमरे में दौड़ता भागता फिरता है, ऐसी प्यारी प्यारी बातें करता है, पर ओफ, कैसे बताऊं तुझे। जब दोनों बाहें फैलाकर मेरी ओर भागता है तब मैं जैसे पत्थर की हो जाती हूँ। कैसी विचित्र बनावट है उसकी, बड़ा सा गोल चेहरा और उसके अनुपात में एकदम बौने से हाथ पैर। जब अंधेरा हो जाता है तब उसकी नैनी बंद कार में उसे लेकर घूमने निकलती है, जिससे उसे कोई देख न ले। इसमें इतना निराश होने की क्या बात है बुलबुल? मैंने कहा, तू अभी 18 वर्ष की ही तो होगी, पूरा जीवन पड़ा है। ईश्वर करे अगली बार आऊं तो तेरी गोद में। नहीं नहीं, उसने हड़बड़ाकर मुझे बीच में ऐसे टोक दिया जैसे मेरी कामना तत्क्षण फलीभूत होने जा रही हो। ये इसके जन्म के बाद ही मुझसे दूर चले गए हैं। जब अलग कमरे में सोने लगे तब मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई। ये कैसा दंड दे रहे हो मुझे? पुत्र के कमरे में भी नहीं सो सकती और पति के कमरे में भी नहीं। मेरा चेहरा अपने सुकोमल हाथों में लेकर एकदम शांत स्वर में इन्होंने मुझसे कहा, बुलबुल, अलग कमरे में नहीं सोया तो तुमसे नहीं बच पाऊंगा। हाड़ मांस का बना हूँ तिलोत्तमा, पत्थर का नहीं। एक बार ठगा गया हूँ, अविवेक के किस क्षण में पता नहीं, फिर कब ठगा जाऊँ, अब अनर्थ नहीं होने दूंगा। एक बार उसे मुझे दिखाएगी नहीं बुलबुल? मैंने कहा, नहीं, उनके सामने भूलकर भी कहीं प्रस्ताव न दोहरा बैठना। वो नहीं चाहते कि कोई हमारे इस विकलांग पुत्र को देखे। क्या नाम रखा है? अभिमन्यु। नियत के चक्रव्यूह में बंदी उस अभिमन्यु का इससे अच्छा नाम और हो भी क्या सकता था? आज इतने वर्षों बाद वही तिलोत्तमा आंखें मूंदे संगीत के किस दिव्य लोक में खो गई थी। शुद्ध नट और कौसी कान्हड़ा के बाद वो हॉल में गूंज रही तालियों के बीच हाथ जोड़कर पल भर को खड़ी हुई, फिर चली गई। भीड़ को चीर कर मैंने उसे सीढ़ियों पर ही जकड़ लिया था। उसी दिन मैं लगभग आधी रात को उसे सामान सहित अपने यहाँ ले आई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस अजनबी शहर में भी कोई परिचित चेहरा मिल जाएगा, और फिर मुझे जैसे एकांत की कामना थी वैसा ही एकांत। बुलबुल, मैंने बड़े साहस से आधी रात का गांभीर्य चीर कर पूछा, प्रशांत क्या अब भी अपना कठिन प्रण निभा रहे हैं? नहीं। उसका स्वर जैसे कुछ घंटे पूर्व गाए गए कौसी कान्हड़ा के दुर्लभ ऋषभ पंचम पर उतर आया था। 2 वर्ष पहले प्रशांत को स्ट्रोक हुआ, वाणी भी चली गई, दाहिना अंग भी अवश हो गया। मैं उसी दिन जबरदस्ती अपने कमरे में उठा लाई, पर प्रणयी पति का कंकाल ही ला पाई हूँ बहन। मेरा प्रणय निवेदन उनको पाकर आज भी उतना ही व्यर्थ है। और अभिमन्यु? उसे ही ढूंढने तो आज ऐसे भटक रही हूँ। 4-5 वर्षों तक तो उसे जैसे तैसे कमरे की परिधि में बांध लिया, पर फिर उसे बांधना असंभव हो उठा। शरीर का कद नहीं बढ़ा, किंतु उसके दिमाग का कद हर पल भयावह रूप से बढ़ता चला गया। 12 ही वर्ष में कंठ स्वर भारी हो गया। मूंछों की क्षीण रेखा ने चेहरे को और हास्यास्पद बना दिया। बंद कमरे से आती उसकी हृदय द्रावक चीख कभी हमारा कलेजा हिम कर देती। चीखता तो लोग कहते, चौधरियों का उन्मादग्रस्त बेटा चीख रहा है। जंजीरों से बांध कर रखते हैं अभागे को, न इलाज कराते हैं, न बाहर ही निकलने देते हैं। एक दिन प्रशांत ने सुन लिया। कैसी कैसी बातें करने लगे थे लोग। जंजीरों से कब उसे बांधा था हमने? फिर बड़ी चालाकी से प्रशांत ने मुझे मायके भेज दिया। जब लौटी तब सुना पिता पुत्र घूमने पुरी गए हैं। बहुत दिनों बाद पिता तो लौट आया, किंतु पुत्र फिर कभी नहीं लौटा। मैंने क्या क्या नहीं किया। धरती पर सिर पटका, रोई, चीखी, प्राण लेने की दुर्बल चेष्टा भी की। सास ससुर पति गुमाश्ते सब चुप थे। बोलो, कहाँ रखाए हो उसे? उसी पागलखाने में, या शिकार के बहाने उसे भी अपनी बंदूक की क्रूर गोली का निशाना बनाकर ख़त्म कराए हो? तुम्हारी चौधरी जोतदारों का कलुषित रक्त सब कुछ करने में समर्थ है। पर कोई नहीं बोला।
बिना बोले ही पहले ससुर गए, फिर जब सास भी जाने लगी तब तुलसी दल सिक्त गंगाजल में ही डाल रही थी। माँ, मैंने कहा, तुम ही एकोन मिथ्या बोलते पार बिना कोथाए फेले ऐसे छेम हमार कोका के। अर्थात, माँ, अब तुम झूठ नहीं बोल पाओगी, बताओ ये कहाँ बहा आए हैं मेरे बेटे को। रुक रुक कर उन्होंने क्षीण स्वर में कहा था, सुना है किसी सर्कस कंपनी में उसे भर्ती करा आया है। माँ की मृत्यु का अशौच दूर भी नहीं हुआ था कि मैंने प्रशांत की धज्जियाँ उड़ा दी। कसाई, डाकू, चोर किस सर्कस कंपनी में बेच आए हो मेरे बेटे को। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, केवल शांत निरुद्वेग दृश्य से मुझे देखते रहे। फिर वर्षों बाद मेरा चेहरा एक बार वैसे ही हाथों में थाम बोले, बुलबुल, जहाँ है वो सुख से है, उस जैसे वहाँ और भी अभागे हैं, उन्हीं के साथ अपना दुख वो अब तक भूल भी चुका होगा। मतलब? बहुत अच्छा मालिक था, कहने लगा, चिंता मत करो साहब, भगवान ने इसे जोकर बनाकर लोगों को हंसाने ही इस संसार में भेजा है। माँ बाप को जीवन भर रुला रुला कर समग्र संसार को हंसाएगा मेरा बेटा। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती थी। मैं क्रोध, झुंझलाहट और विवशता से पागल सी हो गई और तभी प्रशांत ने अंगुली पकड़कर मुझे संगीत के दिव्य लोक में पहुंचा दिया। ख्याति मिली, यश मिला, वैभव की कामना नहीं थी, फिर भी लक्ष्मी जिद कर मेरी कीर्ति को रस सिक्त करने लगी। सब कुछ मिला पर बेटा नहीं मिला। इसी से जहाँ सुनती हूँ कि सर्कस कंपनी आई है वहीं भागती हूँ उसे ढूंढने। सुना यहाँ भी आजकल एक सुप्रसिद्ध सर्कस का तंबू लगा है, तू कल मुझे ले चलना, कल ही लौटना होगा, प्रशांत को छोड़ नहीं सकती। रात के 12 बजे, वो भी चौक के विक्टोरिया पार्क में। 2 दिन पहले कर्फ्यू उठा है, उस पर न मेरे पास गाड़ी थी न अन्य साधन। मैं यही सब सोच में डूबी, सो भी नहीं पाई, पर फिर कहीं से गाड़ी का प्रबंध कर उसे ले गई। कोई देखेगा तो क्या कहेगा। कल जो शत शत संगीत रसिक सुजनों के प्राणों को अपने कंठामृत से सींच रही थी, वो सर्कस के इस खेमे में। सहसा 3-3 तिलंगे जोकरों की जोड़ी देखते ही मेरे पार्श्व में बैठी तिलोत्तमा काट हो गई। कैसा चेहरा हो गया था उसका। तीनों जोकर अपने सस्ते मजाकों से दर्शकों को गुदगुदा रहे थे। कभी पिलगट से फटक कर किसी सर्कस सुंदरी के कंधे पर चढ़ जाते, कभी बुलडोजर के नीचे लेट भीमकाय पहलवान की छाती पर चढ़कर कमर मटकाने लगते, कभी साथी की ढीली पैंट में उभरे नन्हे नितंबों पर चाबुक बरसाकर स्वयं फुक्का फाड़ कर रोने लगते। दर्शकों में हंसी की फुलझड़ियाँ छूट रही थीं। नहीं हंस रही थी केवल एक तिलोत्तमा। अचानक वो फुसफुसाई, वही है, एकदम वही जो बीच वाला, मैंने पहचान लिया। कैसे? मैंने पूछा। माँ अपने बेटे को कैसे पहचानती है, इतना भी नहीं जानती? और जब खेल खत्म हुआ वो मुझे हाथ पकड़कर बाहर खींचती सीधे मैनेजर के तंबू में पहुंच गई थी। यस मैडम। तिलोत्तमा के जगमगाते हीरों और पीढ़ियों के आभिजात्य की वंदना में वो आबनूसी चेहरे वाला मैनेजर नम्रता से दोहरा गया था। सुनिए, अपने तीनों जोकरों को एक बार बुला सकेंगे आप? श्योर। लगता है मैडम को हमारे जोकरों का तमाशा पसंद आ गया है। ये तीनों हमारे सर्कस के रतन हैं मैडम, आप ऐसे विलक्षण जोकर और कहीं नहीं पाएंगी। घंटी बजाकर उन्होंने तीनों को बुलाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया। दूर से जो चेहरे हंसी से उद्भासित होकर इतने सुंदर लग रहे थे, निकट आने पर रंग की बुंदकियों से भरे हुए निष्प्राण चेहरे अब कितने जघन्य लग रहे थे, कितने हास्यास्पद। यस मैडम, तीनों ने एक साथ कर्टसी की। खोका खोका कहकर बुलबुल ने बीच में खड़े सबसे हास्यास्पद लग रहे झुकी मूंछों वाले पौने जोकर को गोद में उठा लिया और पागलों की तरह चूमने लगी। मैडम मैडम कहकर उसके बाहुपास से छटपटा कर नीचे उतरने को हाथ पैर मारने लगा। मैं तुझे अभी ले जाऊंगी रे खोका, तेरा बाप अब चाहने पर भी कुछ नहीं कह पाएगा, चलेगा ना भी? मैडम, 6 फुट लंबे तड़ंगे मैनेजर ने लपक कर जोकर को छीन नीचे उतार दिया। आप ये क्या कर रही हैं? ये मेरा बेटा है। बोलो, तुमने इसे राजा प्रशांत चौधरी से खरीदा है ना, 1950 फरवरी की 27 तारीख को? मैडम, लगता है आप कोई घातक भूल कर रही हैं। इसका नाम सैमुअल मैथ्यूज़ है। ये सीरियन क्रिश्चियन है। इसके माता पिता दोनों हमारी सर्कस कंपनी में काम करते हैं। इसका जन्म भी सर्कस के तंबू में हुआ था। तुम झूठ बोलते हो, ये मेरा बेटा है। जाओ सैमुअल, अपने पापा मम्मी को बुला लाओ, मैनेजर ने कठोर स्वर में कहा। और थोड़ी ही देर में सैमुअल अपने माता पिता की करदय जोड़ी को लेकर उपस्थित हो गया। मलयालम में मैनेजर ने उससे कुछ कहा तो दोनों हंसने लगे।
पहले माँ ने कुछ कहा, फिर बाप ने, और फिर दुभाषिया बन स्वयं मैनेजर ने उनका निवेदन हम तक पहुंचा दिया। सैमुअल हमारा इकलौता बेटा है, जन्म से ही यहाँ है मैडम, आपको भ्रम हुआ है। ये दाग उसकी ठुड्डी पर इकट्ठे का दाग। एक बार देहरी पर ठोकर खाकर गिरा था। बुलबुल का गला रुंध गया और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें उसके कपोलों पर लुढ़क आईं। एक बार फिर मलयालम का स्पष्टीकरण हम तक पहुंच गया। ट्रेपीज में अपने पापा की नकल में गिरे का दाग है ये मैडम, आप विश्वास रखें, ये हमारा बेटा है सैमुअल मैथ्यूज़। नहीं नहीं, बुलबुल के हिस्टीरिकल होते ही मैं उसे ज़बरदस्ती बाहर खींच लाई। पता नहीं अभागिनी कितनी बार ऐसे छलावे से चली गई थी, मार्ग भर फिर वो एक शब्द नहीं बोली। दूसरे दिन ज़बरदस्ती मैंने उसे नाश्ता कराया। जाने तक वो फिर बिस्तर पर ही चुपचाप ऐसे लेटी रही जैसे किसी भयानक दिल के दौरे ने लगभग प्राण ही ले लिए हों। जब उसे स्टेशन पहुंचाकर लौटी तब बड़ी देर तक उसकी सूनी दृष्टि मेरा पीछा करती रही। सर्कस कंपनी अभी भी इसी शहर में है। कभी कभी जी में आता है आधी रात के गहन प्रवेश को चीरती उस सर्कस के खेमे में पहुंच जाऊं, फिर किसी निभृत निर्जन कोने में उस करुण चेहरे वाले बौने जोकर को खींचकर पूछूं, तुम क्या सचमुच सैमुअल मैथ्यूज़ हो जोकर? अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी जोकर। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।